दोस्तों हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम द सेलर है। ये एक आयरिश हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है ब्रैंडन मल्डाउनी ने। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट होती है, पर अचानक ही उनकी बड़ी बेटी गायब हो जाती है। पर हैरानी की बात होती है कि वो उस घर के सेलर में से गायब हो गई। तो आखिर वो उस सेलर से गायब कैसे हुई और कहाँ गई, ये हम फिल्म में जानेंगे और इसका कारण भी क्या है। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक परिवार अपने नए घर में शिफ्ट होता है। इस परिवार में 4 लोग होते हैं, ब्रायन और कीरा जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, और उनके 2 बच्चे, छोटा बेटा स्टीवन और बड़ी बेटी एली। एली अपनी मोम से नाराज होती है क्योंकि उसे अपनी मोम के कारण हर बार अपना घर बदलना पड़ता है। वो इस घर में भी आकर खुश नहीं होती। वहीं ये सभी पूरे घर को देख रहे होते हैं और ये उस घर के सेलर में जाते हैं। सब तो सेलर से बाद में बाहर निकल आते हैं, पर जैसे ही एली वहां से बाहर आने लगती है उस सेलर का गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। ये सभी उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं पर वो गेट खुलता ही नहीं। वहीं अंदर एली को उस सेलर में से कुछ डरावनी आवाजें आ रही होती है जिससे वो डर जाती है। वहीं कीरा की नज़र बगल में लटके कीज पर पड़ती है जिससे वो उस दरवाजे को खोल देते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि कीरा एली के पास बैठी होती है और उसे कहती है कि हमें ऑफिस में थोड़ी देर हो जाएगी और हम थोड़ी देर रात में आएंगे, तो तुम स्टीवन का ध्यान रखना। एली कहती है ठीक है मैं रखूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है रात। एली टीवी देख रही होती है, तभी स्टीवन आके उसे डरा देता है। स्टीवन ने एक गोट का मास्क पहना होता है। एली पूछती है कि आखिर उसे ये मिला कहाँ से, तो स्टीवन उसे वो जगह दिखाता है। उस जगह पर एक ओल्ड क्लासिक म्यूजिक प्लेयर भी रखा होता है जिसे ये दोनों वहां से निकाल कर और उसे बजाने लगते हैं। पर उसमें म्यूजिक की जगह एक वॉइस रिकॉर्डेड होती है और वो वॉइस बजने लगती है। Delta, point vector, sum, epsilon, partial 1 equals 1n, dy by dx, 1, 2, 3, 4। पर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या है और एली इसे बंद कर देती है और फिर से टीवी देखने लग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस सेलर के गेट से एक हवा का झोंका बाहर आता है और फिर घर की सारी लाइटें बंद और चालू होने लगती हैं और फिर अचानक ही लाइट्स चली जाती हैं। एली घबरा कर कीरा को फोन करती है और उसे कहती है कि लाइट्स चली गई हैं। कीरा उसे कहती है कि उसे बस स्विच को ऑन करना है जिसका मीटर उसी सेलर में है, पर एली मना कर देती है कि वो सेलर में नहीं जाना चाहती। पर कीरा कहती है कि उसे जाना ही होगा, अदरवाइज लाइट आएगी नहीं और अगर स्टीवन जग गया और वो घबरा जाएगा अंधेरे को देखकर। इसीलिए एली मान जाती है और वो सेलर में चली जाती है। पर जाने के बाद उसे काफी डर लग रहा होता है, तो कीरा कहती है कि वो बस काउंट करते करते एक एक सीढ़ी नीचे जाए और मैं फोन पर ही हूँ। एली ऐसे ही करती है, वो जब भी काउंट करती है तो एक सीढ़ी नीचे उतर जाती है। वो ऐसे ही करते करते 9वीं सीढ़ी तक पहुंच जाती है और कीरा ने उसे बताया होता है कि 10वीं सीढ़ी पर ही वो स्विच मिल जाएगा। पर एली काफी डरी हुई होती है और वो जैसे ही 10 कहती है कीरा को लगता है कि वो पहुंच गई। पर एली तो उसके बाद भी काउंट कर रही होती है। वो 11, 12, 13, 14 ऐसे ही लगातार काउंट करने लगती है। कीरा को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो ब्रायन के साथ घर पर आती है और वो सेलर में जाकर स्विच को ऑन कर देती है जिससे लाइट्स आ जाती हैं। पर उसे एली कहीं भी नहीं मिलती। ये दोनों पूरे घर में एली को ढूंढते हैं पर एली कहीं भी नहीं दिखती। पुलिस को भी बुलाया जाता है और पुलिस भी पूरे घर को अच्छे से देखती है। साथ ही ये सभी जंगल में भी जाते हैं और वहाँ भी एली को ढूंढने की कोशिश करते हैं पर एली कहीं भी नहीं मिलती। कीरा और ब्रायन इस चीज़ से काफ़ी दुखी हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। अगले दिन कीरा पुलिस स्टेशन जाती है। कीरा पुलिस ऑफिसर से कहती है कि क्या उन्होंने एली का फ़ोन ट्रैक किया। ऑफिसर कहते हैं कि हमने ट्राई किया लेकिन इस पर वही टाइम दिखा रहा है जब रात को एली गायब हुई थी और लोकेशन भी घर की ही है, इसलिए उन्हें पता नहीं चल रहा कि आखिर एली के साथ क्या हुआ। ऑफिसर ये भी बताते हैं कि उन्होंने एली का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया और हमें पता चला कि उसे बुली किया जा रहा होता है। वो कीरा से कहते हैं कि क्या आपको इस बारे में पता था, तो कीरा कहती है नहीं मुझे नहीं पता था। इसके बाद कीरा घर चली जाती है। घर पहुंचने पर कीरा जब अपने घर के ऊपर लगे शब्दों को देखती है जिसपे लिखा होता है सोल वेट कोगुला, वो इस घर के बारे में पता करने के लिए उसे सर्च करती है पर सर्च में उसे खास कुछ पता नहीं चलता।
वो स्टीवन को भी बुलाती है और पूछती है कि आखिर एग्जैक्टली उस रात को क्या हुआ और एली का व्यवहार कैसा था। स्टीवन बताता है कि एली बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वो हमेशा होती है और साथ ही हमने उस म्यूजिक प्लेयर को भी बजाया था। और इसके बाद स्टीवन चला जाता है। इसके बाद कीरा एक यूवी लाइट लेकर उस सेलर में चली जाती है। उस सेलर में उससे 10वीं सीढ़ी के बाद ग्राउंड पर कुछ लिखा हुआ दिखता है जो कि एक मैथ इक्वेशन की तरह होता है। वो उस यूवी लाइट से दीवारों पर देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उस दीवारों पर कुछ भूतिया फेसेस बने होते हैं। वो पुलिस को बुलाती है, साथ ही फोरेंसिक को भी, पर पुलिस बताती है कि फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से वो सिर्फ एक पेंटिंग से, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। रात को जब कीरा सो रही होती है तभी उसके पास स्टीवन आ जाता है और वो स्टीवन को अपने पास सुला देती है। इसके बाद कीरा को कुछ विस्पर्स की आवाज़ आती है और उसे एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो कि लगातार काउंटिंग कर रही होती है, 41, 42, 43 और ऐसे ही करती जा रही होती है। कीरा उस आवाज़ को फॉलो करती है और सीधा उस सेलर में पहुंच जाती है, पर फिर भी उसे उस सेलर में कोई भी नहीं मिलता। अगले दिन कीरा इस घर के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है कि उनसे पहले इस घर का ओनर कौन था। वो अपने कोलीग को फ़ोन लगाती है और कहती है कि क्या वो पता लगा सकता है कि इस घर में पहले कौन रहता था। तो वो उसे बताता है कि इस घर में पहले जो भी रहते थे वो सभी गायब हो गए थे सिवाय इस घर के ओनर की बेटी के। कीरा कहती है क्या तुम्हें नाम पता है उसके बारे में या एड्रेस या कुछ भी? तो वो कहता है नहीं, फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं पता, पर जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद कीरा घर में जितने भी अजीब से साइन होते हैं जो उस सेलर के ऊपर भी है उन सब की फोटो ले लेती है और फिर अपने ऑफिस जाकर अपनी फीमेल कलीग को इसके बारे में सर्च करने के लिए बोलती है। वो फीमेल कलीग बताती है इन सभी का अलग अलग तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब मैंने इन सभी को एक सर्टेन ऑर्डर में डाला तो उसे एक ज्यूइश माइथोलॉजी के क्रिएचर के बारे में पता चला जो कि एक सी क्रिएचर है और इसका नाम लेवाइथन है। इससे ज़्यादा उसे कुछ भी पता नहीं चला। खैर कीरा शुक्रिया बोलकर वहां से चली जाती है। घर आकर कीरा उसी क्रिएचर के बारे में सर्च करने लगती है और फिर इसके बाद वो उसी म्यूजिक प्लेयर को ऑन कर देती है जिसमें से वही आवाज आ रही होती है। उसी दौरान स्टीवन गेम खेल रहा होता है पर वो अचानक ही काउंटिंग करना शुरू कर देता है और एक गेट के पास चला जाता है जो कि अपने आप ही खुल गया होता है। लेकिन इससे पहले कि वो काउंटिंग में 5 नंबर से आगे बढ़ता वहां पर कीरा आ जाती है और उसे रोक देती है और कहती है आखिर तुम काउंटिंग क्यों कर रहे थे? तो स्टीवन कहता है क्या सच में मैं कर रहा था? मुझे नहीं पता। इसके बाद दिखाया जाता है कि कीरा घर में उस ओनर की फोटो दिखती है जिस पर उसका नाम लिखा होता है जॉन फेदरसन। साथ ही वो उसके नाम के नीचे कुछ साइंस को भी देखती है और ये वैसे ही निशान है जो कि पूरे घर में गेट के ऊपर बने हुए हैं। कीरा जॉन फेदरस्टन के बारे में नेट पर सर्च करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस सीलर के गेट में से फिर से हवा का झोंका आता है जैसे एली के टाइम पर आया था और वैसे ही लाइट चली जाती है। कीरा को स्टीवन की आवाज सुनाई देती है जो दूसरे रूम में होता है और वो स्टीवन को कहती है तुम शांत रहो, मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकालती हूँ। और वो उस रूम के अंदर देखने लगती है। तभी उसे एक भयानक आंखें दिखती है और वो डर जाती है। पर उसी समय पीछे से स्टीवन आता है और वो कहता है कि वो तो प्ले रूम में था और वो वहीं सो गया था। कीरा को समझ नहीं आता क्योंकि अभी तो स्टीवन की आवाज़ उस रूम से आ रही थी, पर फिर अचानक ही लाइट्स आ जाती हैं और जब वो उस रूम को खोलती है तो उसमें उसे चाबी मिलती है और ये वही चाबी है जिससे सीलर का दरवाज़ा खोला गया था। अब कीरा उस सीलर के अंदर चली जाती है और तभी फिर से वो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और कीरा अंदर कैद हो जाती है। स्टीवन काफ़ी ट्राई करता है उसे खोलने का पर वो गेट नहीं खुलता। वहीं अंदर काफ़ी अंधेरा होता है और कीरा के हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है, पर हम देख पाते हैं कि उसका फ़ोन बस गिरे ही जा रहा होता है। पर सेलर तो इतना गहरा नहीं है तो आखिर वैसी आवाज़ क्यों आ रही है? कीरा को भी कुछ डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है और वो स्टीवन से उस गेट को खोलने के लिए कहती है, पर तभी वहाँ पर ब्रायन आ जाता है और चाबी की मदद से उस गेट को खोल देता है। ब्रायन उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। कीरा उसे बताती है कि इस घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है और इस घर में जो भी निशान बने हुए हैं उनका कुछ न कुछ मतलब है और एली के गायब होने का कारण जरूर ये चीजें हैं। ब्रायन कहता है कि ये सब साइन वाइन बस डेकोरेशन के लिए बनाए गए हैं और इससे ज़्यादा इनका कोई भी मतलब नहीं है। कीरा कहती है नहीं, इन सब का मतलब है। हर एक चीज़ का इस घर में जो भी है सबका कुछ ना कुछ मतलब है। ब्रायन उसकी बात नहीं मानता। वो उस सेलर में भी जाता है चेक करने के लिए, पर उस सेलर में उसे खास कुछ भी नहीं मिलता।
इसके बाद हमें कीरा को दिखाया जाता है जो एक मैथमेटिशियन प्रोफेसर के पास जाती है जो कि एक जीनियस होता है मैथमेटिक्स में। कीरा उसे वही इक्वेशन दिखाती है और पूछती है कि आखिर ये क्या है। वो प्रोफेसर उस इक्वेशन को पढ़ने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये इक्वेशन तो वही है जो कि इस म्यूजिक प्लेयर में रिकॉर्डेड है। वो उसे कहता है कि आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला। कीरा कहती है ये जॉन फेदरस्टन के घर में लिखा हुआ है जिसमें हम अभी रहते हैं। कीरा कहती है क्या आप उन्हें जानते हैं। प्रोफेसर कहते हैं ये ऑफिस पहले उन्हीं का हुआ करता था। प्रोफेसर कीरा को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं एक आदमी था जो कि मैथ में काफ़ी कमज़ोर था, पर एक एक्सीडेंट के कारण उसके दिमाग पे असर हुआ और उस एक्सीडेंट के बाद वो एक जीनियस बन गया। और ऐसा ही बिल्कुल मेरे साथ हुआ। मुझे भी मैथ की कुछ खास नॉलेज नहीं थी और ऐसा ही बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ। एक कार एक्सीडेंट में मेरे दिमाग पर चोट लग गई और इस घटना के बाद मुझे मैथ की सारी इक्वेशन आने लग गई, इसीलिए मैं भी एक जीनियस बन गया। प्रोफेसर बताते हैं कि जॉन फेदरस्टन एक साइंटिस्ट थे और वो एरविन स्क्रूडिंगर के अंडर काम कर रहे थे। एरविन स्क्रूडिंगर एक नोबेल प्राइज विनर थे जिन्होंने कैट इन द बॉक्स की थियरी दी थी। ये थियरी कुछ इस प्रकार है, एक कैट को एक बॉक्स में बंद किया जाता है, लेकिन जब तक वो कैट उसके अंदर बंद है हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो डेड भी है और अलाइव भी है। लेकिन पूरी तरह से सच क्या है ये तो पता लगाने के लिए हमें उस बॉक्स को खोलना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि वो कैट जिंदा है या फिर मर गई। वो बताता है कि पार्टिकल्स दो तरह एग्जिस्ट करते हैं, एक हमारे डायमेंशन में भी और दूसरे डायमेंशन में भी, और ये आसपास ही होते हैं पर हमें पता नहीं चलता। यहाँ कीरा थोड़ा इमोशनल हो जाती है तो प्रोफेसर कहते हैं क्या मैंने कुछ गलत कहा। कीरा कहती है नहीं, दरअसल मेरी बेटी गायब हो गई उसी घर से। दरअसल यहाँ कीरा कैट की जगह अपनी बेटी को इमेजिन कर रही होती है क्योंकि वो भी अचानक गायब हो गई। खैर प्रोफेसर कहते हैं कि ये इक्वेशन मैं रख रहा हूँ और मैं इसके बारे में सर्च करूंगा और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद कीरा यहाँ से चली जाती है। कीरा घर आ जाती है तभी उसे एक कॉल आता है और ये प्रोफेसर का होता है। प्रोफेसर कीरा को कहते हैं कि जब मैं आपको फ़ोन कर रहा था तो काउंटिंग की आवाज़ क्यों आ रही थी। खैर प्रोफेसर बताते हैं कि उन्होंने इस इक्वेशन को अपने कलीग को भी दिखाया और उस कलीग से उन्हें पता चला कि इस इक्वेशन को 12th सेंचुरी में एक एल्केमिस्ट ने लिखा था और ये सेम इक्वेशन एक बेल्जियम के घर में भी था। लेकिन हैरानी वाली बात है कि उस बेल्जियम के घर के जितने भी लोग थे वो सभी मिसिंग हो गए और आज तक कभी नहीं मिले। प्रोफेसर कहते हैं कि ये इक्वेशन अभी पूरी नहीं हुई है, ये एक अधूरी इक्वेशन है जिसे पूरा ही नहीं किया गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्रायन और कीरा साथ में होते हैं और इन दोनों की बहस हो जाती है। ब्रायन कहता है कि उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस घर में बने निशानों पर। इनसे एली का कुछ भी लेना देना नहीं है। पर कीरा कहती है कि इन सब का एली से लेना देना है। खैर ब्रायन उसकी बात नहीं मानता, इसीलिए कीरा वहां से जाने लगती है। ब्रायन गुस्से पे आकर उसी सेलर की जमीन पर जहाँ पर इक्वेशन लिखा है उसे हथौड़े से तोड़ने लगता है। तभी कीरा आकर बोलती है आखिर तुम कर क्या रहे हो। वही हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन को फिर से काउंटिंग की आवाज़ आती है और जब वो एक अलमारी के पास जाता है तो वहाँ पर उसे एली दिखती है जो कि किसी मुर्दे की तरह दिख रही होती है। वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है। ब्रायन और कीरा स्टीवन के पास आते हैं और उसे पूछते हैं आखिर हुआ क्या। स्टीवन कहता है मैंने यहाँ पर किसी को देखा जो बिल्कुल एली की तरह दिख रहा था। इसके बाद ब्रायन उसके अंदर जाता है और वहाँ पर उसे एली का फ़ोन मिलता है और यहाँ ब्रायन भी समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है क्योंकि एली का फ़ोन तो यहाँ पर था ही नहीं, तो यहाँ आया कैसे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कीरा जॉन फेदरस्टन की बेटी रोज का पता लगा लेती है और उससे मिलने के लिए चली जाती है। कीरा रोज को सब कुछ बताती है कि आखिर उसके साथ क्या चल रहा है और वो अभी उसी के पुराने घर में रह रहे हैं। रोज एक पेपर पे लेवाइथन लिखती है और कहती है कि क्या वो यही है, तो कीरा कहती है हाँ। रोज बताती है कि दरअसल ये उसका असली नाम नहीं है बल्कि उसके बहुत सारे नाम हैं। इस शैतान को हमारी दुनिया में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता ही है। दरअसल पेशे से तो वो एक साइंटिस्ट थे, पर मेरे भाई जैक के बीमार हो जाने के बाद साइंस उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने मैथमेटिक्स के जरिए दूसरे डिमेंशन से कुछ ऐसी शक्तियां बुलाई ताकि मेरा भाई जैक ठीक हो सके। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मेरे अलावा पूरा परिवार ही गायब हो गया। दरअसल ये एक शक्ति काफी पौराणिक है जो ब्रह्मांड बनने से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। मेरे पिता ने मैथमेटिक्स के जरिए एक पोर्टल बना दिया जिससे वो शैतान हमारी दुनिया में आ जा सकता है और ये इक्वेशन मेरे पिता की ही देन है।
कीरा कहती है मेरी बेटी कहाँ पर है, क्या वो इस सेलर में है अभी भी? तो रोज कहती है ये बात सिर्फ तुम्हारे सेलर की नहीं है, बल्कि ये पूरा घर ही एक पोर्टल है। और ये सुनते ही कीरा हैरान हो जाती है और अपने घर पर चली जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि घर पे ब्रायन कंप्यूटर में उन साइन को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो सभी साइन एक पेंटाग्राम बना रहे हैं। कीरा भी आ जाती है और वो उसे दिखाते हैं कि ये साइन एक डेविल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम बेफोमेट होता है। बेफोमेट हेल का एक गेट कीपर होता है। ये दोनों बेफोमेट के बारे में पढ़ ही रहे होते हैं। उसी दौरान वो म्यूजिक प्लेयर अपने आप ही चालू हो जाता है और वो इक्वेशन चलने लगती है। वहीं स्टीवन भी फिर से पॉजेस हो जाता है और काउंटिंग करते करते उसी सेलर में जाने लगता है और वो भी 9 के बाद 10 तक काउंट कर लेता है और तभी उसके चीखने की आवाज आती है। कीरा और स्टीवन उसके पास आते हैं और वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें स्टीवन कहीं भी नहीं मिलता और स्टीवन भी गायब हो जाता है। पर इसके बाद कीरा को कुछ काउंटिंग की आवाज सुनाई देती है और वो उसका पीछा करने लग जाती है और उसे स्टीवन मिल भी जाता है। पर स्टीवन की हालत कुछ अच्छी नहीं होती है। ब्रायन स्टीवन के लिए पानी लेने चले जाते हैं। स्टीवन को गर्मी लग रही होती है, इसलिए कीरा उसके कपड़े उतारने लगती है और जैसे ही वो उसकी टी शर्ट ऊपर करती है तो उसे दिखता है कि उसकी छाती पर एक पेंटाग्राम बना होता है। वहीं स्टीवन भी एक अजीब सी हंसी में बोलता है कि उसने वहां पर एक बीस्ट को देखा जिसकी शक्ल एक गॉड जैसी थी और उसके कई सारे सर थे, यानी कि ये वही गेट कीपर है जिसे स्टीवन ने देखा है। कीरा इसके बाद ब्रायन के पास जाती है, पर वो देखती है कि ब्रायन भी काउंटिंग कर रहा होता है, यानी कि वो भी अब पोजेस हो चुका है। तभी उस सेलर में से कुछ आवाजें सुनाई देती है और स्टीवन कहता है कि वो आ गया है। कीरा इस चीज से डर जाती है और वो छुप जाती है, पर हम देख पाते हैं कि वो गेट कीपर यानी कि बेफोमेट उस पर हमला कर देता है। वो शैतान उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसी सेलर में चली जाती है जहाँ से वो शैतान आया है और वो देखती है कि वो सीढ़ियाँ काफी नीचे तक गई है और काफी लंबी होती है। वो नीचे भागने लगती है और उससे कैसे भी बच जाती है। जहाँ कीरा होती है वहाँ पे काफी सारी गुफा भी होती है और वो उन गुफा से दूसरी तरफ निकलती है और जब वो उस गुफा से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि लाखों की संख्या में लोग काउंटिंग कर रहे हैं। कुछ तो काउंटिंग करते करते बिलियंस पे पहुंच गए हैं। कीरा एली को उसके टैटू से पहचान लेती है और उसे लेकर अपनी दुनिया में आ जाती है और उस गेट को बंद कर देती है। पर जैसे ही वो बाहर जाने के लिए गेट को खोलती है तो वो देखती है कि वहां पर तो सीढ़ी है, इसका मतलब कि वो अभी भी फंसे हुए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों काउंटिंग करके उसी गेट की तरफ जाने लगते हैं और इसी के साथ हमारी फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये रही द सेलर मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है।